नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 9वां वीडियो है और इससे पूर्व के सभी 8 वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए, ये जो वीडियो फंडामेंटल राइट का जो वीडियो है यानी मूल अधिकार का वीडियो, ये इसका चौथा वीडियो, यानी इससे पूर्व मूल अधिकार के 3 वीडियोज़ जो है वो आ चुके हैं। सभी वीडियो जो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का नाम जो है पार्ट 3.4 इसलिए क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है, इसीलिए इसका नाम जो है 3.4 है, क्योंकि ये संविधान के मूल अधिकार का चौथा वीडियो है। ठीक है, इसी के साथ अब इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा निम्न में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो मूल अधिकार दिया हुआ था अनुच्छेद 31 में, और कहाँ दिया हुआ था? अनुच्छेद 19(1) के F में, तो इनको हटाकर जो है अनुच्छेद 301 के द्वारा विधिक जो है अधिकार इसको बना दिया गया, यानी मूल अधिकार से हटाकर इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज भी जो है दी गई है यहाँ पर, यानी कि जो है अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। संवैधानिक उपचार, तो संवैधानिक उपचार जो है वो अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार के तौर पर दिए गए हैं। संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता संविधान में अनुच्छेद 25 से प्रारंभ होती है। तो बाकी यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है अब ये मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूति प्रदान करता है? देखिए, लोक नियोजन में अवसर की समानता की जो बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मीन्स की यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आर्टिकल 16 में की गई है। तो ये चीज़ इसमें हो जाती है। यहाँ पर बताया गया कि जो है राज्य जो होगा वो किसी भी नागरिक के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किस आधार पे नहीं करेगा और किस चीज़ में नहीं करेगा? यानी कि लोक जो है लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में, जॉब्स में किसी भी जो है जाति, धर्म, लिंग, उद्भव स्थान, जन्म स्थान, निवास स्थान, इन आधारों पर जो है भेद नहीं किया जाएगा। तो ये बात जो है अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में बताई गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी। अब यहाँ पर 16(3), 16(4), 5 इसमें इन दोनों रूलों का जो है इसके बाद से अपवाद शुरू हो जाते हैं, यानी पार्लियामेंट यहाँ पर कानून बना सकती है किस आधार पे। और वही 16(4) देखा जाए तो वहाँ पर जो है बैकवर्ड्स जो है क्लास के लिए जो है रिजर्वेशन की बात की गई है। वही अगर 16(4)(a) देखा जाए तो वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बात की गई है, और इसी तरह से जो है इसमें अपवाद दिए गए हैं। बाकी यहाँ जो अनुच्छेद 15 है, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि प्रोविजन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बात की कि किसी भी व्यक्ति को जो है रेस, कास्ट, जन्म स्थान और लिंग, जाति के मूल वंश के आधार पर जो है उस पर विभेद नहीं किया जाएगा। और जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर, होटलों में, सार्वजनिक जलपूर्ति नलकूपों पे जो है इस तरह का विभेद नहीं किया जाएगा कि आप दूसरी जाति के हैं, दूसरे जो है धर्म के हैं, इन सब चीज़ों से उसको रोका जाए। ये बातें अनुच्छेद 15 में यहाँ पर कही गई हैं। तो ये चीज़ थी यहाँ पर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नॉन सिटीजन की बात की है कि भारत में रहने वाला जो है ब्रिटिश नागरिक है वो दावा नहीं कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बिल्कुल यहाँ पर जो एनी फॉरेनर्स हु बिलोंग टू ब्रिटेन कैन नॉट क्लेम फॉर दी ट्रेड एंड कॉमर्स राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल भी इसके लिए नहीं कर सकता। विधि के समक्ष जो है समानता का अधिकार, बिल्कुल यहाँ पर जो ब्रिटिश यानी ब्रिटिश नागरिक है यानी फॉरेनर्स है और द सिटीजन ऑफ द ब्रिटिश है, वो यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी अंडर आर्टिकल 14 यानी यहाँ पर विधि के समक्ष समता का जो है अधिकार के लिए जो है दावा कर सकता है। तो यहाँ पर दावा कर सकता है, तो यहाँ पहले में दावा नहीं कर सकता था। बाकी यहाँ पर जीवन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई, तो बिल्कुल अनुच्छेद आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। तो दिस राइट इज आल्सो प्रोवाइडेड टू अ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। सो दिस पर्सन कैन आल्सो क्लेम अंडर आर्टिकल 21 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार जो है इसके लिए वो दावा कर सकता है। बाकी यहाँ पर जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 के तहत फॉरेनर्स जो हैं वो भी अपने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो सीधा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो है अधिकार उसको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये दिया गया है अनुच्छेद 19 में, और जो कि सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल यानी विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज द रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द
चिल्ड्रन, तो बच्चों के शोषण से संबंधित बात की गई है। तो बच्चों से शोषण से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, यानी कारखानों में आदि में जिसमें कि बालकों को नियोजन करने से प्रतिशोध किया, यानी ऐसे जो कारखाने जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है और उसमें बच्चों का जो है व्यापार, बच्चों का जो है वहाँ पर जो है कार्य करने के लिए वहाँ पर रोका गया है। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस था MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। इसमें देखिए शिवाकाशी नाम से एक पटाखा फैक्ट्री है, यानी पटाखे का वहाँ काम होता है। अक्सर देखा होगा दीपावली में हम लोग पटाखे चलाते हैं तो सभी जहाँ तक शिवाकाशी के द्वारा वहीं के बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर बच्चों का कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है अनुच्छेद 14 हो जाएगा अपना आंसर। और बाकी यहाँ पर अनुच्छेद 17 दिया हुआ, तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 जो है वो देता है यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है एबोल्यूशन ऑफ टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, यानी यहाँ पर जो है छुआछूत की जो समस्या थी भारत में उसको रिमूव किया गया है। जो किसके अनुच्छेद के द्वारा किया है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 के थ्रू यहाँ पर इसको कंट्रोल किया गया है। बाकी आर्टिकल 18 जो है वो बताता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी यहाँ टाइटल जो है उपाधियों का अंत किया गया है। टाइटल जैसे राय बहादुर, राज बहादुर, राजा, महाराजा, धीराज, इस टाइप की उपाधियाँ जो यूज की जाती थी बाय द सिटीजन बिफोर देयर नेम और आफ्टर देयर नेम, सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ टाइटल्स विल बी अबॉलिश्ड बाय द आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 के द्वारा इनको रिमूव किया जाएगा, यानी किया गया है। बाकी यहाँ पर जो है 23 जो अनुच्छेद है ये दिया गया है, प्रोटेक्शन करने की बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, यानी कि जो दुर्व्यापार यानी मानव तस्करी और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको रोकने, प्रोविज़न करने के लिए जो है ये आर्टिकल 23 बनाया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों से संबंधित, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में अस्पष्टता का निवारण निम्न में किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर भारत में अस्पष्टता का निवारण जो है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन साधारण द्वारा और नौकरियों में प्रवेश द्वारा। तो देखिए कानून बनाकर जो है अस्पष्टता का जो है निवारण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ये यहाँ पर। बाकी यहाँ पर शिक्षा के द्वारा, लोगों में शिक्षा आएगी समाज में तो उसके द्वारा भी इसको जो है दूर किया जा सकता है, यानी टचेबिलिटी को रिमूव किया जा सकता है बाय द वे ऑफ द एजुकेशन। एंड यहाँ पर जन जागरण के द्वारा, तो जन जागरण के द्वारा यानी सोशल अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज टू रिमूव द टू इरेडिकेट द अनटचेबिलिटी, द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी इन अवर सोसाइटी। तो यहाँ पर हम लोग जन जो है जागरण के द्वारा जो है इसको दूर कर सकते हैं। बाकी यहाँ नौकरियों में प्रवेश, तो नौकरियों में प्रवेश के कारण जो है प्रवेश दिलाने से जो है अनटचेबिलिटी दूर हो जाए, तो ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तो आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्पष्टता मीन्स यहाँ अनटचेबिलिटी की बात की। क्वेश्चन कहता है भारत में निम्न में से किन उपायों के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स यूज टू इरेडिकेट द टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, तो इसकी बात यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, मौलिक अधिकार। तो देखिए यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया कि क्या है, तो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, गलत है। द फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी में ये सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं और ये चीज़ बताई कहाँ पे गई है, दिस थिंग इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 359 में ये बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों को प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो जाते, तो इट इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। द फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, it is suspended by the direction of president and this thing is provided in article 359 में सीधा बताया गया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो प्रेसिडेंट के निर्देशानुसार जो है निलंबित होंगे, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होंगे। और चौथा दिया है आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर चॉइस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की है, परंतु चॉइस ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं होगा। व्हेन द कैबिनेट ऑफ द जो कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट होती है वो रिकमेंडेशन करती है जब प्रेसिडेंट को, तब इमरजेंसी लागू होती है और जैसे आपात लगता है उसके बाद ही फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर आर्टिकल 359 के थ्रू प्रेसिडेंट उसको डायरेक्ट करता है, तब जाके वो जो है सस्पेंड होते हैं, अदरवाइज वो सस्पेंड नहीं होते हैं। बाकी यहाँ पर आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पॉसिबिलिटी है, किए भी जा सकते हैं और किए नहीं भी जा सकते हैं। अगर आर्टिकल 359 इंप्लीमेंट नहीं किया तो फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे। और इस ड्यूरेशन में जब 359 लगता है तो आर्टिकल 32 भी सस्पेंड हो जाता है। सिर्फ 2 आर्टिकल नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इन विच ऑफ द आर्टिकल्स प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन। तो यहाँ पर
संविधान के कौन से आर्टिकल्स में दिया, किस अनुच्छेद में जो है मूल अधिकार प्रोवाइड कराएंगे, तो यहाँ पर क्लियर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 12 से लेके जो है 35 तक। सो फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 12 to 35 इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक और भाग 3 संविधान के इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48। निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रावर्तित किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 32 है, दिस प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसमें रिट दी गई है 5 प्रकार की, तो उसके द्वारा जो है हम फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं न्यायालय में अगेंस्ट द स्टेट। मीन्स आर्टिकल 32 प्रोवाइडेड दैट द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल अगेंस्ट द स्टेट इन सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग मूल अधिकार की अवहेलना होने पर, उल्लंघन होने पर राज्य के विरुद्ध जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये प्रावधान किसने बताया गया, अनुच्छेद 32 में बताया गया। और ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को यहाँ पर प्रोटेक्शन देते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ किसी का संवैधानिक या संविधिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। वो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट तो जा सकता है, परंतु डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मौलिक अधिकार मींस फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होना बहुत कंपलसरी है वहां पे। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 49। मद्रास राज्य बनाम चंपक दुरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये प्रश्न जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 16 से। तो अनुच्छेद 16 के द्वारा जो है इसमें नए प्रावधान यानी अपवाद जोड़े गए अनुच्छेद 16(4) में। तो इसमें हुआ क्या कि मद्रास राज्य बनाम चंपक दुरायजन में क्या हुआ कि जो मद्रास राज्य है इसने क्या किया कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की जो सीटें थी उसमें क्या है कई वैरायटीज़ में रिजर्वेशन कर दिया, यानी जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे कई छोटे छोटे तरीके से रिजर्वेशन कर दिया। और जो है इसमें उच्च वर्ग के जो छात्र जिनके नंबर बहुत ही अच्छे थे उनको यहाँ पर जो है स्थान नहीं मिल पाया, कुछ ही लोगों को छोड़कर। इसमें कुछ लोगों को सीटें मिली, अदरवाइज सब लोग रह गए। वहीं अगर और लोगों को देखा जाए तो वहाँ पर उनको बहुत आसानी से सीटें मिल गई, जिनके बहुत ही कम नंबर थे जो है तो उनको भी वहाँ पर सीटें मिल गई। तो इस पर जो है ये केस उच्चतम न्यायालय में पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप विभिन्न वर्गों जातियों के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, आपको एक क्लास बनानी होगी, उसके आधार पर ही आप रिजर्वेशन का जो है प्रावधान ला सकते हैं। इसी के बाद जो है अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया, जो कि इसी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक प्रतिफल था, उसी के आधार पर इसको जो है पार्लियामेंट के थ्रू जोड़ा गया और इसमें ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पष्टता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। तो सीधा यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो यानी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ऐसा किया गया और ये जो है अनुच्छेद 16 में बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर रिजर्वेशन लाया गया कि जिससे कि जो है लोगों में भेदभाव कम हो आर्थिक और सामाजिक रूप से। तो यहाँ पर शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो है आर्थिक ना होकर शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, परंतु अब जो है आर्थिक रूप को भी इसमें जोड़ लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 14 जो है बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 बताता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मीन्स जो है न्याय की विधि के समक्ष सभी को समान रूप से दर्जा दिया गया है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना बड़ा है ना छोटा है, कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध भी करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो किसी बड़े आदमी को मिल रही है और किसी गरीब इंसान को मिल रही है, किसी भी रूप से वो जो है पिछड़ा भी है, सेम तरह की उसको सजा का प्रावधान दिया गया है, चाहे क्यों ना वो किसी पद पर भी बैठा हो। सभी को जो है समान जो है नजरिए से देखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर विधायन की सत्ता पर जो है पूर्ण नियंत्रण लगाया गया, यानी ये कोई विधायन बनाकर जो है अपने विशेष वर्ग को फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी यहाँ 15 में जो है सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ की बात की, जिसमें सामाजिक स्थानों और उन सब में जो है सभी को समान दर्जा दिया जाए। तो ये सब चीज़ थी 15 में। वही 16 में जो है सार्वजनिक पदों पर जो है सभी को समान दर्जा दिया जाए, इसमें कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान भी दिया गया है 16(4) और 16(4)A में। 16(4) में जो है ओबीसीज के लिए दिया और 16(4)A में जो है एससी के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ 17 में जो है ये एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है बताया गया है। तो ये 17 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आर्टिकल 14 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण जो है करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो बिल्कुल सिखों के द्वारा जो कृपाण धारण करने का जो
धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, ये माना गया है अनुच्छेद 25 में। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दिया गया है अनुच्छेद 25 के द्वारा, और उसी में जो है यहाँ पर जो है इस तरह के जो हिंदू रिलीजियस संबंधी जो कार्य किए जाते हैं उन पर जो है वहाँ दिखाया गया है। देखिए अनुच्छेद 25 जो सीधी सी बात करता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण में और प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ धर्म के आचरण करने की जो सिखों में देखिए वहाँ पर 5 तरह के का माने गए हैं, कंगा, कृपाण, केस और इन सबसे, तो इसीलिए उसमें कृपाण भी एक जो है महत्वपूर्ण धार्मिक जो है यहाँ पर आचरण है, उसको धारण करना भी एक आचरण है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी यहाँ अनुच्छेद 24 जो कहता है वो प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज में, यानी हजारड्रस प्लेस पर बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को रोक लगा रहा है 24। 25 जो है वो कहता है यहाँ पर कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की बात करता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ 25 नहीं 26 में रिलीजियस अफेयर की बात करता है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। और वही यहाँ पर जो है 27 बात करता है, यानी यहाँ पर जो है एक्सक्लूजन ऑफ द टैक्सेस किया, यानी रिलीजियस अफेयर में टैक्स को जो है वहाँ पर छूट मिलेगी, यानी वहाँ पर कर नहीं देना होगा इन सब चीज़ों से। तो ये यहाँ पर 27 में दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और उससे और अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात की है, सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये जारी करता है रिट अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद 32 में 5 तरह की रिट की बात की गई है। तो यहाँ पर जो रिट किसी अधिकारी को उसके दायित्व को करने की रिट बात की गई है, तो ऐसी रिट का नाम है मैंडमस, यानी परमादेश। परमादेश में जो है सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकारी पद पर जो व्यक्ति है जिसका कोई कार्य को करने का दायित्व है उसको निर्वहन करने के लिए आदेश दे सकता है। तो इसमें यहाँ पर दायित्व का निर्वहन करने हेतु लेख जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर यहाँ देखिए अन्य महत्वपूर्ण रिट यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल रूप से उसको डिटेन किया हुआ है तो उसको छुड़ाने के लिए जो है यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बाकी यहाँ अधिकार पेक्षा दिया यानी को वारंटो की बात की गई है, इसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। ये को वारंटो में क्या है, कोई व्यक्ति जो है जो किसी सार्वजनिक पद को धारण किए हुआ और वो व्यक्ति उसको धारण करने योग्य नहीं है, वो उसकी योग्यता नहीं रखता है, तो उसको पद छोड़ने के लिए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, या उसको अपने पद पर धारण करने की योग्यता को साबित करने के लिए भी यहाँ कह सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ उत्प्रेषण लेख की बात करता है, यानी सर्टरी है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि जब कोई जो निचले न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसकी रिव्यू उसको देखने के लिए जो है उत्प्रेषण जो लेख यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा संस्था की बात की गई थी, तो यहाँ हो जाएगा परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसे कार्य करे जो प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अभी हम लोगों ने इस पर बात की थी, ऐसी रिट को मैंडमस कहा जाता है, यही यहाँ पर परमादेश भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा मैंडमस, यानी ऑप्शन बी। बाकी हम लोग हैबियस कॉर्पस पे बात कर चुके हैं, इसका एक फ्रेजल भी होता है, यू में है बॉडी, यानी यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति को अगर गैर जो है कानून रूप से उसको अरेस्ट किया हुआ, डिटेन किया हुआ, तो उसको छुड़ाने के लिए रिट जारी की जाती है। प्रोविजन देखिए हम लोग यहाँ पर प्रोविजन की पिछली बार बात नहीं की। प्रोविजन में क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसी प्रक्रिया जो अधीनस्थ न्यायालय में चल रही है और न्यायालय को लगता है कि ये प्रक्रिया उसके द्वारा ना सुन के न्यायालय को स्वयं सुननी चाहिए, तो जो है उस प्रक्रिया को वहीं पर रोकने का आदेश न्यायालय दे सकता है। और यहाँ पर को वारंटो की बात की तो यहाँ पर को वारंटो जो है इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ और वो उसके योग्य नहीं, तो उसकी योग्यता के लिए जो है निर्देश यहाँ जांच करने के लिए और पद से हटाने के लिए भी यहाँ रिट जारी की जा सकती है। तो बिल्कुल यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किस के मामले में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे पहला है केंद्र और राज्य के बीच विवाद में, राज्यों के परस्पर विवाद में, मूल अधिकार के संरक्षण में, संविधान के उल्लंघन के संरक्षण में। बिल्कुल यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट दोनों की बात की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जुडिक्शन में आते हैं, मतलब विच ऑफ द मैटर इज अंडर द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो यहाँ सीधा सा है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन जो है उसमें सुप्रीम ये जो मामले होते हैं, द मैटर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स आर अंडर द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो यहाँ पर दोनों के ही जो है जुडिक्शन में वो आते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में आते हैं अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय के जुडिक्शन में आते हैं 226 में। देखिए जो 226 का जो जुडिक्शन है वो अनुच्छेद 32 के जुडिक्शन से कई गुना व्यापक है, मतलब ये ज़्यादा विस्तृत है 226 का। देखिए जैसे ही जो है इमरजेंसी लागू होती है और ख़ास तौर से
59 लागू हो जाता तो ये ऑटोमेटिक अनुच्छेद 32 भी यहाँ जो है सस्पेंड हो जाता है, परंतु 226 सस्पेंड नहीं होता है। और देखिए अनुच्छेद 32 में सिर्फ जो है उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार को ही सुन सकता है, मूल अधिकार से संबंधित ही जो उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकार के साथ साथ विधिक और संवैधानिक अधिकारों पर भी जो है रिट जारी करने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पर जो शक्ति का विस्तार दिया गया है मामलों के आधार पर, तो वो उच्च न्यायालय को ज़्यादा दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में। परंतु देखिए जो अनुच्छेद 32 है ये स्वयं में एक मूल अधिकार है, परंतु अनुच्छेद 226 ये एक मूल अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ें थी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी यहाँ पर राज्य और केंद्र के विवाद में अनुच्छेद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ मामला देखता है, यहाँ पर हाई कोर्ट मामला नहीं देखता है। राज्यों के परस्पर यानी 2 और मोर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट और सेंट्रल में, तब भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ही ये सब देखना रहता है। और संविधान के जहाँ पर संरक्षण के उल्लंघन की बात की गई तब भी सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पर देखता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करने के लिए, देखिए बिल्कुल अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, सर्टरी एक रिट का नाम लिया था। तो सर्टरी रिट होती है जो अधीनस्थ न्यायालय की जो उन्होंने अभी तक जो प्रोसीडिंग की है और जो भी उसने जजमेंट जारी किए उनका परीक्षण करने के लिए, उनका रिव्यू करने की शक्ति जो है इस रिट में दी गई है सुप्रीम कोर्ट के पास और जो है हाई कोर्ट के पास, तो इसके तहत वो करती है। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अधिकारपेक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्टरी यानी उत्प्रेक्षण। बाकी अधिकारपेक्षा को वारंटो, मैंडमस और हैबियस कॉर्पस ये रिटें यहाँ पर इस मामले में जारी नहीं की जाती। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सर्टरी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पर सर्टरी और प्रोविजन में अंतर है। देखिए सर्टरी और प्रोविजन दो रिटें हैं, बिल्कुल इनका नेचर लगभग सेम ही जैसा है, यानी हायर कोर्ट्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन देते हैं। बस सर्टरी क्या है, सर्टरी इज द आफ्टर द प्रोसीडिंग, और ये जो प्रोविजन है इट इज द इंटरफेयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। तो ये मामले के विचाराधीन होने पर जो है हस्तक्षेप किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा, और यहाँ पर जो है सर्टरी है ये मामले के निस्तारित होने के बाद, यहाँ जजमेंट आने के बाद जो है ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, दोनों में ये अंतर था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय उत्प्रेषण यानी सर्टरी रिट जारी की जाती है। तो यहाँ पर एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले के विशेष कार्रवाई का अभिलेख उसे हस्तांतरित करे। बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यहाँ पर एक जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये रिट जारी करता है कि जो मामले का जो निर्णय हुआ है उसको रिव्यू करने के लिए जो है उसको उस मामले को वहाँ पर यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भेजे अधीनस्थ न्यायालय। तो ये जो है इस रिट को यहाँ पर सर्टरी रिट कहते हैं। बाकी यहाँ अधीनस्थ न्यायालय को कि बस मामले के विशेष अग्रतर की कार्रवाई को रोक दे, ये प्रोविजन की बात करता है। अगर कार्रवाई चल रही तो रोकने के लिए फिर सर्टरी नहीं जारी करेगा, वहाँ प्रोविजन जारी करेगा। बाकी एक अधिकारी जो विशेष पद पर यहाँ को वारंटो यानी अधिकारी है, कोई भी अधिकारी की बात की जा रही है तो विशेष पद धारण किए हुए तो उसके पद से हटाने के लिए या पद पर बने रहने का अधिकार बताए कि किस आधार पर पद पर बना हुआ है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर को वारंटो जारी की जाती है। वही अगर पब्लिक अथॉरिटी के पास किसी बंधक की बात की है तो बिल्कुल यहाँ बंधक को जो है मुक्त कराने के लिए जो है हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जाती है। तो यहाँ सारी रिटें हो गई लगभग एक को छोड़कर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? बिल्कुल अभी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ पर प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन जो रिट है ये जारी की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ हम लोगों ने लगभग सारी रिटें जो है यहाँ पर चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी पांचों रिटों में कोई भी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर वहाँ पर कमेंट करे, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अब हम इस पर ज़्यादा ऑप्शन पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल यहाँ पे अनुच्छेद 14 की बात की गई। अनुच्छेद 14 में पर्सन शब्द का प्रयोग किया है नागरिकों और जो है गैर नागरिकों को। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 डील्स विद पर्सन वर्ड एंड विच इज प्रोवाइड द इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। तो बिल्कुल यहाँ ये सही हो जाएगा। बाकी यहाँ राज्यों के नाम परिवर्तन की शक्ति, तो राज्यों के नाम परिवर्तन की जो शक्ति है वो दी गई है यहाँ पर अनुच्छेद 3 में, और आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को वो शक्ति दी गई है और पार्लियामेंट साधारण बहुमत के द्वारा उसको चेंज कर सकता है। तो यहाँ विधानसभा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये शक्ति नहीं है। और नए राज्य के निर्माण की शक्ति बिल्कुल संसद के पास है। तो द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, पावर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ सही हो जाता है।
और बाकी यहाँ पर ऑप्शन डी है सरकारी नौकरी के में अवसर की समानता। बिल्कुल यहाँ पर सरकारी नौकरी में अवसर की समानता जो है ये दी गई है अनुच्छेद 16 में, आर्टिकल 16 में, और ये प्रोवाइड की गई है सिर्फ नागरिकों को, यानी ओनली प्रोवाइडेड टू सिटीजन। तो प्रोवाइडेड टू ओनली सिटीजन को प्रोवाइड कराई गई है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पर चेंज अल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ स्टेट, दिस पावर इज वास्टेड इन पार्लियामेंट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा के पास ऐसी पावर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सुमेलित नहीं है, इट इज़ नॉट मैच्ड हियर। सो आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान में अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो द प्रोविजन रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17। सो आंसर इज हियर ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 17 में जो है द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो बिल्कुल यहाँ पर संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, द फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अंडर आर्टिकल 31 एंड 19(1)(f), it abolished in 44th अमेंडमेंट इन 1978, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको रिमूव किया गया था और इसको एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 300A। इसके थ्रू इसको एक नया विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, जिसके कारण जो है आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज़ का जो है लिंक या नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।